हूँ। हाँ जी, सबसे पहले तो ये है कि आपने कोई भी जो एज है, जिसको हम एरा भी कहते हैं, पीरियड भी कहते हैं, एज भी कहते हैं, और जो एक उसका करेक्टरिस्टिक्स होती है उसके साथ इज़म लगा के उसको वो वाली एज बना ली जाती है। ठीक है, इज़म यानी कि मूवमेंट को कहते हैं इज़म जो होता है असल में। तो हमने वो कैसे तैयार करनी होती है, तो कोई भी जो एज है उसको तैयार करने के लिए सबसे पहले तो आपको उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए। मोस्टली जो एजेस हैं वो अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से ही या रिलीजियस बैकग्राउंड की वजह से या दोनों की वजह से चेंज हो रही होती हैं। ठीक है, जैसे रेनेसांस हैं तो उसमें पॉलिटिक्स भी आएगी और उसमें रिलीजन भी आएगा। तो इसके लिए इन चीज़ों का आप रट्टा लगा लें, रट्टा नहीं लगाएं, कहानी बना लें। ठीक है, कहानी बना लें कि ये पहले ये बंदा था, फिर उसकी बेटी आई या उसका भाई आया, उसका पोता, उसका जैसे कि हम चार्ल्स पढ़ते हैं, जो चार्ल्स टू हम पढ़ते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि वो किसका भाई है, किसका बेटा है। तो ये चीज़ों को फिर इस तरह से आसान हो जाता है याद करना। आप कहानी बना लिया करें। ठीक है, तो कहानी के करैक्टर्स याद करना आसान हो जाते हैं हमारे लिए। रिलीजन जो था ये शुरू शुरू में तो काफ़ी डोमिनेंट रहा रेनेसांस में। तो उससे पहले जो मिडल एज थी उसमें भी इसमें काफ़ी रिलीजन का आपको असर नज़र आएगा। उसके बाद जो है इसका इफेक्ट जो था रहा, बल्कि आज तक रहा, लेकिन वो फिर मोल्ड हो गया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस एज में कौन सा जो एस्पेक्ट है वो डोमिनेंट रहा और उसने क्या अफेक्ट छोड़ा। उसके अलावा ये कि उस अपने कंट्री में लोगों की करंट कंडीशन क्या होती थी, और दूसरे की इंटरनेशनल जो है उसमें अगर बात करें तो उस टाइम पे उस कंट्री में और बाकी ममालिक के साथ क्या कुछ जो उसके राब्ते थे या क्या कुछ हो रहा था बाकी ममालिक में। ठीक है, तो इस तरह फिर ये चीज़ें जो हैं आपके लिए उस जब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो फिर उस जो लिटरेचर है वो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि जब ये हो रहा था तो पक्की बात है फिर लिटरेचर तो इस तरह का ही प्रोड्यूस होगा ना। आप अपने कंट्री का हिसाब लगा लें कि हमारा जो लिटरेचर है अब इस टाइम पे किस तरह का प्रोड्यूस हो रहा होगा अगर आप पढ़ते हैं उर्दू लिटरेचर। तो उसके बाद ये फिर आप ये चीज़ याद रखें कि उस टाइम पे जो किसी भी पर्टिकुलर एज में कोई एक जॉनरा ज़रूर डोमिनेट रहता है। ठीक है, जैसे हम न्यूक्लियसिज्म की बात करें, उसके बाद पहले रेनेसांस की बात करें, और उससे पहले जो हम एंग्लो नॉर्मन और सेक्शन की बात करें तो तब भी उससे भी पीछे चले जाएं, क्लासिकल एज में भी चले जाएं तो तब भी कोई एक जॉनरा डोमिनेंट रहा है। ठीक है, होमर के टाइम पे एपिक थी, उसके बाद सोफोक्लिस के टाइम पे ड्रामा डोमिनेंट रहा। इस तरह करते कराते हर एज में कोई एक जॉनरा जो है वो अपना हाई पीक पे जा रहा होता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि उस टाइम पे कौन सा जॉनरा जो था वो इम्पोर्टेंट था और क्यों इम्पोर्टेंट था। फिर उसमें जो लिटरेचर था उसमें कौन कौन सी क्वालिटी जो थी, जो फीचर्स उसके क्या थे, कितने राइटर्स जो हैं हमने तैयार करने हैं। आपको हर एज में तकरीबन 8 से 10 राइटर्स जो हैं वो तैयार करने पड़ेंगे। तो आपने उनकी शॉर्ट सी बायोग्राफी भी याद रखनी है। आपको एक रफ सा आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि अगर ब्लेक है तो वो किस किस्म का बंदा था और जो कीट्स साहब था वो किस तरह का था। यहाँ पे मतलब बड़े कम राइटर्स वैसे आपको ऐसे मिलेंगे जो कोई करेक्टर वाइज बड़े शानदार रहे हैं। अदरवाइज़ हर बंदा जो कोई ना कोई किसी न किसी वाले से लूज़ ही रहा है। फिर हर बंदे की आपने राइटिंग्स जो हैं, किसी की एक राइटिंग्स होंगी, किसी की जितना वो जॉइंट फिगर रहा होगा लिटरेचर में उतनी ज़्यादा आप उसकी राइटिंग्स करनी है। जैसे शेक्सपियर की 6 7 8 राइटिंग्स करनी पड़ जाती हैं हमें। ठीक है, इस तरह जो कीट्स है उसका भी काफ़ी सारा पढ़ना पड़ता है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास कि रोमांटिक पीरियड जो है उसमें वो शुरू कब हुआ था और ख़त्म कब हुआ था। तो 1785 में जॉनसन जो है 84 में उसकी डेथ हुई थी। तो ऐसा समझा जाता है कि 85 में जो है चूँकि ब्लेक का भी काम सामने आना शुरू हो गया था तो जॉनसन की डेथ हो चुकी थी और लोग जो थे वो फेड अप हो चुके थे पिछले सारे सिस्टम से। तो एक सिनेरियो चेंज हो गया था। तो 85 जो है इससे शुरू किया जाता है इसको। 1798 जो है एग्जैक्ट डेट मानी जाती है लिरिकल बैलेट की वजह से। ठीक है, तो इसको ख़त्म समझा जाता है 1830 या 1837 में, 1837। इसका अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखना है, दुनिया में क्या हो रहा था और उस टाइम पे लिटरेचर कैसा था। ये 3 चीज़ें रट्टा लगा लें आप। रट्टा लगाना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं इसकी जो कॉजेज़ थी रिएक्शन अगेंस्ट रैशनलिज्म, यानी कि लोग न्यूक्लियसिज्म से फेड अप हो चुके थे। उस टाइम पे इंडस्ट्रीज़ जो थी वो डेवलप हो रही थी
और लोग जो थे दो तरह से इफेक्ट हुए थे। एक तो वो रोज़गार उनका छीना गया था तो वो उनके दिल पे चोट लगी थी। दूसरा ये कि वो फारग हो गए थे तो अब जिन लोगों का तो गुजारा हो रहा था, जॉब छूट भी गई है तो चलो गुजारा हो रहा है, अब उनके पास टाइम ही टाइम था तो वो लोग अब लिखना पढ़ना चाह रहे थे। तो दूसरा ये लोग जो थे, जो राइटर्स थे, एक तो वो लोग थे जो रीडर्स थे। तो जो राइटर्स थे उनके सामने एक नई चीज़ सामने आई थी कि लोग जो थे बेरोज़गार की वजह से परेशान थे। ठीक है, तो शॉर्टकट में चलेंगे आज, ज़ाहिर कल हम इसको एक दफ़ा देख चुके हुए हैं। अमेरिकन रेवोल्यूशन आया था, इनके अमेरिका जो था उसने इंग्लैंड से आज़ादी हासिल की थी 1776 में, इसकी 4 जुलाई भी याद रखिएगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन है, यानी कि फ़्रांस के जो लोग हैं अपने जो उनका मोनार्की सिस्टम था उससे इतना फेडअप हो चुके थे, टैक्स पर टैक्स बढ़ते जा रहे थे और आवाम जो थी वो पिस रही थी। 98% वो थी मैसिव थी, आवाम थी, पब्लिक थी, और 2% जो थे वो पॉलिटिशियंस और क्लर्जी दोनों मिला के 2% बन रहे थे। तो फिर 98% को जब गुस्सा चढ़ा तो उन्होंने उस 2% को हला के रख दिया था। ठीक है, तो उसको फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद फ्रांस में ही एक उनका एक इंसान जिनके नेपोलियन बोनापार्ट, उसने जो था 1799 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था ये 10 साल जारी रहा। तो 10 साल के बाद ये लोग जो थे अब मतलब सीधा आना चाह रहे थे, रिपब्लिक बनाना चाह रहे थे, लेकिन और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ही जो है ना वोट कास्ट करने का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ठीक है, फ्रांस में। तो इसने फिर नेपोलियन जो था इसने फिर वो शुरू की थी, वार शुरू की थी, और एटलीस्ट ये भी फिर मारा गया था एक जंग में। तो इंग्लैंड में इस टाइम में ये 3 मुनाक्स रहे थे। ठीक है, इनके नाम याद कर लें। 1799 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड हुआ था तब टीपू सुल्तान जो था वो बरसगीर में उसको शहीद कर दिया गया था। रोमांटिक पीरियड में क्या था कि लोग जो थे अपने इमोशंस के बारे में बात करना चाह रहे थे, और जो कुदरत ने अपने इर्द गिर्द इतनी खूबसूरती हमारी फैलाई हुई है उसके बारे में लोग बात करना चाहते थे। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के बना नेचर एंड सबलाइम। तो जो कॉलरिज है वो आपको नज़र आएगा फ़िलासफ़र के रूप में, क्योंकि उसने यानी कि चीज़ों की इन डेप्थ में जाता था और फिर उनको यानी कि लेसन भी दे रहा होता था, तो उसको हम फ़िलासफ़र्स के रूप में देखते हैं। तो कॉलरिज जो है वो फ़िलासफ़र था, ये आपने याद रखना है, पीपीएससी पूछते हैं। अब रोमांटिसिज्म का फादर कौन है, तो ये यानी कि एक बंदा था जिसका नाम है जी जेन जैस्किस रोसो। तो इसने बुक्स लिखी थी, स्पेशली जिसकी बुक है इसका ऑटोबायोग्राफी थी कन्फेशंस के नाम से। तो इसको माना जाता है कि इसको पढ़ के लोग जो थे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए थे, जैसे हम समझते हैं कि अल्लामा इकबाल की राइटिंग से लोग बड़ा ज़्यादा अफेक्ट हुए थे, या मतलब कोई ना कोई फिगर होता है ना इस तरह। तो उस टाइम पे इस बंदे को समझा जा रहा था। तो इमोर्टल्स ऑफ लिटरेचर का मतलब होता है लिटरेचर के ऐसे कैरेक्टर्स या ऐसे राइटर्स जो कि हमेशा के लिए लोगों के ज़हनों में किसी न किसी के हवाले से लोगों को याद रह जाते हैं। ठीक है, तो उनको हम इमोर्टल्स ऑफ लिटरेचर कहते हैं। उसके बाद है जी उस टाइम पे जो लिटरेचर था उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, उसमें इमेजिनेशन थी, सुपरनेचुरलिज्म आपको नज़र आएगा, इमोशन जो लोगों के थे वो तो आपको ढेरों ढेर नज़र आएंगे, इंडिविजुअलिटी मतलब हमारे अंदर की जो बात है वो हमें करनी चाहिए, पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल हो रही थी, एस्थेटिक ब्यूटी, एस्थेटिक कहते हैं कि किसी चीज़ का बगैर वजह के अच्छा लग रहा। ठीक है, आप बाज़ार जाते हैं, आपको कोई चीज़ चाहिए भी नहीं लेकिन फिर भी आप वो चीज़ लेते हैं, आप कहते हैं मुझे अच्छी लग रही थी, तो ऐसी जो चीज़ होती है हम एस्थेटिक कहते हैं उसको। इस टाइम पे जो वुमेन थी वो आइडियलाइज्ड वुमेन थी, सब्जेक्टिविटी यानी कि अपनी बात करना। उसके बाद लैंग्वेज जो थी वो चेंज हो गई थी लोगों की, यानी कि लिटरेचर की लैंग्वेज चेंज हो गई थी। पहले जो लैंग्वेज थी वो बहुत ही क्वालिफाइड लैंग्वेज होती थी, हर चीज़ को बहुत बनास मार के पेश किया जाता था, जबकि इस टाइम पे एक सादा लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी। तो लोगों ने फिर बड़ा इंजॉय करना शुरू किया था। लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ी हैरान करती है कि ये टाइम पीरियड जो है बड़ा थोड़ा रहा था, हालांकि ये एक बड़ा बेहतरीन टाइम पीरियड था, लेकिन इसको बड़ी जल्दी यानी कि लोग इसको छोड़ दिया था लोगों ने। ठीक है, तो उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास आएगा कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा था। तो रोमांटिसिज्म जो है ये सिर्फ इंग्लैंड में नहीं आई थी, ये एक्चुअली यूरोप में शुरू हुई थी और फिर नॉर्थ अमेरिका और फिर यानी कि यूरोप में तो
इनके लोग जो थे, जब एक फैशन होता था ना, एक ट्रेंड होता था लोगों का लिटरेचर के हवाले से या आर्ट के हवाले से, तो फिर पूरी दुनिया उसके लपेट में आ जाती थी। यानी कि उसके हित्ते के सब लोग जो थे ना उसी स्टाइल में लिखना शुरू कर देते थे। ठीक है, जैसे अब आप बॉलीवुड की मूवीज़ देखें तो उनका एक अलग सिस्टम चल रहा है। आप वो जो लॉलीवुड है उसको देख लें, उसके अलावा जो हॉलीवुड है उनको देखें कि वो हॉलीवुड तो साइंस फिक्शन की तरफ चल पड़े हैं, ठीक है ना। तो उस पर टॉली को देख लें, वो मुझे उनकी मतलब मूवीज़ में कोई ना कोई लेसन दे रहे होते हैं, उसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस इस्तेमाल की जा रही होती है। तो एक फैशन होता था जो किसी एक एरिया में, किसी पर्टिकुलर रीजन में चल पड़ता था। तो रोमांटिसिज्म जो था ये भी उससे पहले जो था न्यू क्लासिक में शुरू हुआ था। तो अब सब लोग जो थे उसे जान छुड़ा रहे थे, तो ज़ाहिर है इसने फिर पूरे एरिया को चेंज किया। फ्रांस में भी और नॉर्थ अमेरिका में भी इन लोगों ने रोमांटिसिज्म को शुरू किया, यानी कि अपने बारे में बात की। इंग्लैंड में इसमें क्या क्या चीज़ें आई थी, ये इसके करेक्टरिस्टिक्स ये थे, इस पे हम एक दफ़ा पहले बात कर चुके हैं। 5 आइज़ जो हैं ये याद रख लें, तो आपको सारा जो है इस टाइम का, जो टाइम पीरियड का जितना भी माहौल था वो समझ आ जाएगा। इमेजिनेशन थी, इंट्यूशन थी, आइडियलिज्म, इंस्पायरेशन, इंडिविजुअलिज्म थी। ठीक है, अब जो इसके राइटर्स हैं उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास जो 5 नंबर पे विलियम गॉडविन है। ये मैरी शेले का फादर था और ये मेंटोर था उसका पीबी शेले का। तो मैरी शेले उसकी ज़ाहिर डॉटर थी, तो वहीं से इनकी जो वो ये इंटरेस्ट शुरू आपस में, तो ये इन्होंने दोनों ने फिर एलोप किया था। और विलियम ब्लेक का नाम आएगा, फिर रॉबर्ट बर्न्स है, मैली वॉलस्टोनक्रॉफ्ट, ये वो लेडी है जो कि मैरी की वालदा थी। ठीक है, तो अब ये जो है इस औरत ने वहाँ पे एक मूवमेंट थी, उसमें ये बड़ी एक्टिव पार्टिसिपेंट थी, ब्लू स्कॉटिंग सोसाइटी। ठीक है, उसकी ये जिनकी जितनी भी औरतें थीं घरों में बैठ के टाइम वेस्ट करने के बजाय ये औरतें इकट्ठी हो जाती थी और लिटरेचर के हवाले से कोई ना कोई बातचीत करती रहती थी। और बहुत जो जाइंट फिगर्स थे उस टाइम पे मेल, उनको भी इनवाइट किया करती थी। तो काफ़ी अच्छी इनकी चलती रही काफ़ी देर। तो विलियम वर्ड्सवर्थ हम जो हाईलाइट किए गए हैं ये हम इंशाल्लाह अपने इसमें लेक्चर में शामिल करेंगे। रॉबर्ट साउदी है, ये मैंने इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, लेकिन इसकी राइटिंग हमने कोई शामिल नहीं की है क्योंकि अभी तक पीपीएस ने इस पर स्ट्रेस नहीं किया इतना ज़्यादा ना। तो ये पोएट लॉरेट रह चुके हैं, इसलिए मैंने इस पर कर दी कि अगर पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा कि रॉबर्ट साउदी 10th पोएट लॉरेट था। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास ये बंदा नजर, बाकी जो हाईलाइट किए हैं जो अब ज़ाहरा हुदी आगे हम पढ़ने वाले हैं। ये एक और थर्ड लास्ट जो बंदा है सेकंड लिस्ट में, ये थॉमस बेबिंगटन मैकॉले का नाम है। अच्छा, ये वो बंदा था जिसने कि बर्रसगीर में इंग्लिश जो था वो लेके आया था। उसका ख्याल ये था कि बर्रसगीर के जो लोग लैंग्वेज अपनी इस्तेमाल करते हैं वो इन्फीरियर है, लिहाजा उनको इंग्लिश में पढ़ना चाहिए। तो ये इसकी सियासत थी। और इसने और भी काफ़ी सारे जो ना डैमेजेस किए थे बर्रसगीर के हवाले से, यानी कि जो बर्रसगीर के लोगों से नफरत करता था वो तो ज़ाहिर वो सब लोग ही करते थे। और फर्स्ट जनरेशन का मतलब क्या है? फर्स्ट जनरेशन वो लोग जिन्होंने रोमांटिसिज्म के शुरू में काम किया, रोमांटिक पीरियड के शुरू में काम किया। इनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं वो या तो मर गए थे पहले ही, यानी कि देखें 27 ये इसकी डेट ऑफ डेथ है, इसका 96 है, 85 है। इसमें कुछ लोग तो मतलब ये जो 96 वाला रॉबर्ट बर्न्स है ये तो समझे कि शुरू में मर गया था ना, लेकिन ये जो बाकी जितने भी आपको लोग नज़र आएंगे ये लोग शुरू में इनका इन्फ्लुएंस था, लेकिन जैसे ही सेकंड जनरेशन के लोग जो सामने आए तो फर्स्ट जनरेशन थी वो ऑटोमेटिकली छुप गई। इन लोगों ने किसी न किसी वजह से लिखना छोड़ दिया या जो डोमिनेंट नहीं रहे थे। ये नहीं था कि जो सब लोग मर गए थे। तो ये 8 नाम है जो फर्स्ट जनरेशन में आएंगे और 6 नाम जो ये सेकंड जनरेशन में आएंगे। ठीक है, तो सेकंड जनरेशन आमतौर पे ये कहा जाता है कि जब फर्स्ट जनरेशन के लोग उन्होंने लिखना शुरू किया था तब सेकंड जनरेशन के लोगों ने अपनी पहली सांस ली थी। ठीक है, तो एक जो जॉन केट्स है इसके बारे में ये मशहूर है कि ये सबसे बाद में पैदा हुआ था और सबसे पहले मर गया था। ठीक है, लास्ट टू टेक बर्थ एंड फर्स्ट टू डाई। तो इसके साथ यही हुआ था,
लेकिन कैरेक्टर वाइज ये भी कोई अच्छा इंसान नहीं था। ओके जी, ग्रेव यार्ड्स हैं, ये वो राइटर्स हैं जो कि या तो ग्रेव यार्ड्स में लिखते थे बैठ के, या ग्रेव यार्ड्स के बारे में यानी कि बड़ी सैड पोइट्री किया करते थे। तो ग्रेव यार्ड एक्चुअली ग्रेव यार्ड्स में सिर्फ आपको 4-5 नाम नज़र आएंगे, ये नाम आपने ख़ुद मुकम्मल करने हैं, मैंने नहीं किए हैं। उसके अलावा बाद है जी बार्ड्स ऑफ द लव, और ये किन राइटर्स को कहा जाता है ये भी आपने खुद काम करना है। हेडिंग मैंने बना दी, अगला काम आपका, ठीक है। लेक पोइट्स, ये वो पोइट्स थे जो कि डिस्ट्रिक्ट लेक के पास रहते थे, ठीक है। द फोर ग्रेट रोमांटिक्स में फिर से 4 नाम आ जाएंगे। वर्ड्सवर्थ है, बाय बैरन, शैले और कीट्स। ये तमाम किस्म की जो कैटेगरीज़ हैं ये आपको अपने फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, क्योंकि ये कंफ्यूज करते हैं, और जो चीज़ कंफ्यूज करती है वो तो पेपर में ज़रूर पूछी जाती है, चाहे कोई भी कमीशन हो। पोइट्स जो थे वो ये सब मैंने अलग कर दिए हैं। ये सारे ड्रामाटिस्ट थे, ये जो 3 ड्रामाटिस्ट आपको माइनर में नज़र आ रहे हैं, लोगों ने काम शुरू किया लेकिन उन्होंने छोड़ दिया था बिकॉज ऑफ द वल्गैरिटी ऑफ दैट टाइम in that genre. Next we have novelists. We have only 5 novelists important. We have done Horatio Walpole in Neoclassicism, and he wrote the first Gothic novel, that is The Castle of Otranto. Second number we have Mary Wollstonecraft Shelley, ठीक है। तो इसके अलावा ये जो मैरी शैले है, इसने कौन सा नावल लिखा था? फ्रैंकनस्टाइन, ठीक है। तो इन दोनों लोगों ने फर्स्ट एंड 5 नंबर वाले लोगों ने लिखा था, गॉथिक नावल लिखा था। तो बाकी जो जेन ऑस्टन है, इसने ना गॉथिक लिखा था ना रोमांटिक लिखा था, इसने न्यू क्लासिज्म में जाके लिखा था, ठीक है। जो न्यू क्लासिज्म के लोग कर रहे थे उसने उसी को फॉलो किया था। प्रोज राइटर्स, इसमें हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट प्रोज राइटर्स हैं, लेकिन 2 जो हैं ये पेपर के हवाले से पूछा जा सकता है, चार्ल्स लैम्ब और विलियम हैजलिट है, ठीक है। इनकी बायोग्राफीज़ मैंने नहीं शामिल की हैं, लैम्ब की शामिल की है, हैजलिट की नहीं की, वो आपने खुद करनी है, शॉर्ट सा काम जो है थोड़ा खुद करेंगे ताकि आप लोग एक्टिव रहें। ओके जी, विलियम ब्लेक जो है सबसे पहले, ये एक पोइट भी था, पेंटर भी था, और शुरू में ही इसको जो था लगाव था इनके इसके बचपन में ही इसके वालिदैन जो थे इसको वो एनग्रेविंग्स जिनके जो कुंदे हुए होते थे बुक्स ला के देते थे, उन पे वो कलर वगैरह करता था। तो उससे फिर क्या हुआ, इसके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ और बड़े होते थे जो एक पेंटर बन गया। तो इसने अपनी लाइफ का जो लास्ट पोर्ट्रेट किया था अपनी डेथ बेड पे, वो इसकी अपनी वाइफ का था, यानी कि अपनी वाइफ के साथ सारी ज़िंदगी लॉयल रहा, और ये इसकी बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगती है, क्योंकि बाकी तकरीबन जितने भी राइटर्स आप देखेंगे उसमें आपको एक्स्ट्रा मार्शल रिलेशंस मिलेंगे, कोई लेस्बियन है, कोई किसी तरह के प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। जो शैले है वो मतलब आपको इंसेस्ट वाले प्रॉब्लम में फंसा नज़र आएगा, क्योंकि जो उसकी हाफ सिस्टर थी उसके साथ उसके रिलेशन थे, एंड इवन द बोरा चाइल्ड, ठीक है ना। तो मतलब ये जो विलियम ब्लेक है ये इस हवाले से मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। इसका ये ख्याल था कि मुझे दिन में भी, यानी कि मुझे दिन में भी फरिश्ते वगैरह नज़र आते हैं, कभी वो कैसे दरख्तों पे बैठे हैं, कभी कुछ अब वो पता नहीं क्या उसको नज़र आता था। खैर, इसको जो राइटिंग्स हैं इसमें सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस हम पढ़ने वाले हैं, और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस की कुछ चंद राइटिंग्स पढ़ने वाले हैं। बाकी जो है ना आपका द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, जेरूसलम, मिल्टन एंड दोज फीट इन एंशिएंट टाइम्स, ये जो इसकी राइटिंग्स हैं ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल हैं। अगर आपके पास टाइम होता है, आप जॉब वगैरह नहीं करते, तो आप इनको शॉर्ट सा देख लीजिएगा, या अगर आपने पहले से इसको पढ़ा हुआ है तो अपने नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा। जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है ये 1789 में पब्लिश हुआ था, और ये वो टाइम है जब फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो एंड हो रहा था, सॉरी स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। तो इसने 19 पोएम जो थी वो इसमें सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में मौजूद थी, और जो हम 3 करने वाले हैं, लैम्ब, चिमनी स्वीपर्स और होली थर्सडे वन, इसमें इसने क्या किया है कि जिनके जो नेचर की मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एनिमल हैं या मुख्तलिफ फिनोमिनास को लेकर इसने जो इंसान की एक होती है इनोसेंस होती है उसको शो करवाया है। अब जो मज़े की चीज़ इसकी है वो ये है कि जो चीज़ें ज़्यादातर जो उसकी पोम्स हैं वो यहाँ पे जो इसने इनोसेंस के रूप में शो करवाई हैं, वही चीज़ें वो वहाँ पे जाके
काउंटर पार्ट में, ऑपोजिट पार्ट में बड़ी आपको एक सख्त फॉर्म में नज़र आएंगी, ठीक है। द लैम्ब है, लैम्ब में इसने क्या बात की है। लैम्ब जो होता है वो इनोसेंस होता है, गॉड्स की बड़ी एक ये प्यारी सी महलूक है। और क्रिश्चियनिटी में जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनको रिलेट किया जाता है लैम्ब के साथ। उनके कंधों पे अक्सर पोर्ट्रेट्स में आपने देखा होगा लैम्ब होता है। तो वो उन्होंने जहाँ पे दिखाया है लैम्ब जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने जस्टिफाई किया हुआ, यानी कि उसकी तरह मासूम है वो, ठीक है। वो ये समझते हैं कि जिस तरह मेमना जो बेज़रर होता है तो ईसा अलैहिस्सलाम भी बेज़रर थे। तो जो यहूदी हैं उन्होंने उन पर वो उस तरह से यानी कि उनको क्रूसीफाई करने की कोशिश की थी। होली थर्सडे 1 में ये बताया गया है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उन्होंने बड़े प्यारे प्यारे कपड़े पहने हुए हैं और वो चर्च की तरफ जा रहे हैं प्रे करने के लिए। और ये वो बच्चे हैं जो गरीब हैं, तो जो चर्च के लोग हैं उन्होंने उनको बुला के इकट्ठा करके उनको प्यारे प्यारे लिबास पहनाए हैं और अब उनसे वो दुआएं ले रहे हैं, यानी कि दुआएं करवा रहे हैं। तो इसी चीज़ को जब काउंटर पार्ट में देखा जाएगा तो मज़ा आएगा। तो चिमनी स्वीपर्स है, इसमें इसने बात की है जो अफ्रीका के जो बच्चे होते थे उनको स्लेव बना के यहाँ पे, तो उनसे बड़े सारे काम करवाए जाते थे, घरों में झाड़ू लगवा लिया या इस तरह से। तो वो छोटे छोटे बच्चे होते थे, उनके वालिदैन से छीन के जहाँ पे लाकर उनको बेच दिया जाता था और जो मास्टर होता था उसको सपोर्ट होती थी कोर्ट की तरफ से, ठीक है। तो उस पर इसने बात उठाई थी और ये तकरीबन पहला बंदा है जिसने इतनी ओपनली उनके बारे में बात की थी, ठीक है, अपनी राइटिंग्स में। उसके बाद जो है उसमें नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, स्लेवरी एबोलिशन एक्ट 1833 में इस पर काम करना शुरू किया गया था। तो इसके नतीजे में तकरीबन 8 लाख जो स्लेव थे ना, स्लेव्स, उनको आज़ादी मिली थी। तो ये बड़ी स्ट्रगल्स के बाद इन लोगों ने आज़ादी ली थी अफ्रीकन्स ने। नेक्स्ट हमारे पास सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो जो टाइगर है, द टाइगर, ये काउंटर पार्ट है द लैम्ब का। तो द टाइगर में इसने ये बताया है कि जिस रब ने, जिस अल्लाह ताला ने, जिस गॉड ने, जिस लॉर्ड ने लैम्ब को बनाया था इतना नाजुक, क्या उसी क्रिएटर ने, उन्हीं हाथों ने एक ऐसी शानदार और ऐसी ताकतवर महलूक भी बनाई है जो कि टाइगर है। उसकी आंखें जो हैं यूँ लगता है कि जैसे उसमें से आग निकल रही है, उसकी इतनी मजबूत स्कल है, उसकी सिमेट्री है पूरी बॉडी की, और उसके जो क्लॉज हैं, ईच एंड एवरीथिंग उसने बड़ी डिटेल से पोर्ट्रेट की है, इमेजिनेशन की है। और वो बात कर रहा है कि जो टाइगर है वो कितना एक मज़बूत महलूक है। तो यानी कि जो महलूक इतनी मज़बूत है, क्रिएशन इस तरह की है, तो क्रिएटर किस तरह का होगा, यानी कि वो गॉड को प्रेज़ कर रहा है, ठीक है। होली थर्सडे 2 है। होली थर्सडे 1 में हमने पढ़ा था कि छोटे छोटे मासूम बच्चे दुआएं करवाई जा रही हैं उनसे। तो होली थर्सडे 1 में इसने उसकी अपोजिट साइड से रोशनी डाली है और वो कह रहा है कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को गुर्बत में पहुंचाने वाले भी ये कलर्जी लोग खुद ही हैं, क्योंकि इन लोगों के खर्चात बड़े बड़े हुए थे। तो लिहाजा एक इंग्लैंड ऐसी ज़मीन है यानी कि जहाँ पे बड़ी जरहेज़ी है, ये सब कुछ, उसके बावजूद इतने इस एरिया में गरीब लोगों का होना एक बड़ी ख़राब बात है, ठीक है। तो यानी कि जो कलर्जी है वही इसके ज़िम्मेदार हैं। द सिक रोज़ है, इसमें इसने जो बात की गई है, सिक रोज़ को हम 2-3 लेवल्स पे देख सकते हैं। एक तो ये जो औरत होती है, उसके अलावा जो हर इंसान की फ़ितरत हो सकती है, इसमें पॉलिटिक्स भी आ सकती है, ठीक है। तो यानी कि इंसान की जो फितरत होती है वो बजाते खुद ठीक होती है, इनोसेंस होती है, लेकिन जो उसकी डिज़ायर्स होती हैं वही उसको तबाह कर देती हैं। ये इसकी थीम है। द पॉइजन ट्री में ये उसने बताने की कोशिश की है कि जब हमारे इमोशंस होते हैं, जब हम उनको कंट्रोल नहीं करते हैं, तो फिर एटलीस्ट वो रैत की शक्ल में सामने आ जाते हैं और फिर हम ऐसा शानदार बदला लेते हैं कि हमारा जो दुश्मन है वो हैरान हो जाता है कि मेरे साथ तो हुआ क्या है, ठीक है। तो लेमन टाइगर का कंपैरिजन है और थर्सडे 1 एंड 2 का कंपैरिजन है, ठीक है। ये सारी स्लाइड्स हम देख चुके हैं जो आपके साथ ऑलरेडी वीडियो शेयर करती गई थी उसमें, ठीक है। तो अब हमने जो डिस्कस करना है दैट इज़ जेन ऑस्टन, ओके।